हेलो एवरीवन, ये पॉलिटी का सेकंड पार्ट है। तो अभी जैसे हम लोग सिटीजनशिप देखेंगे कौन से आर्टिकल में है और इसके क्या मायने हैं, क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये सिटीजनशिप हमारा पार्ट सेकंड में है और 5 से 11 तक इस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 5 से 11 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो है 5 से 11 तक इसका सिटीजनशिप में एक्ट किया गया। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, अभी हम लोग देखा कि सिटीजनशिप का जो मेन उद्देश्य क्या है कि अपने भारतीय नागरिक किसको किसको हम लोग माने और किसको किसको क्या क्या उसको प्रावधान है हमारा। तो अभी ये तो साधारण सी बात है समझने वाली कि जन्म से जो है इंडिया में आ रहा तो वो है भारतीय रहेगा, वंशाधिकार से है जो लगातार चल रहा है जनरेशन टू जनरेशन वो है। पंजीकरण करा से आप रजिस्ट्रेशन करा के भी यहाँ का नागरिकता ले सकते हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पहले था, लेकिन जैसे CA इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद से अब नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो आ सकती है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से। उसके बाद 2 ये है देशीकरण द्वारा और भूमि की अर्जन के द्वारा। अब भूमि ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, उसका कुछ प्रावधान है, ऐसा नहीं डायरेक्ट अब जाके और ज़मीन ले लिया और तुरंत बन गए, तो इसके लिए और प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें एक तो आर्टिकल अपना है, जैसे 5 से 11 तक है अपना आर्टिकल पार्ट 2 में दिया गया है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है NRI PIONOCI। तो इसमें क्या डिफरेंस है पहले ये समझेंगे। अभी चूँकि हमारा ऋषि सुनक साहब आप लोगों ने देखा, ऋषि सुनक साहब जो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरा हम नाम ले रहे हैं गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचई, और इस तीसरा नंबर है सुनीता विलियम्स। अब अलग अलग फील्ड के हैं तीनों लोग, कोई बिजनेस से है, कोई साइंटिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है। सलमान रुश्दी, कल्पना चावला हो गए। तो इन लोगों ने अपने इंडिया की जो डिग्निटी है काफ़ी ऊपर किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को। अब चूँकि ये इंडियन है तो इनको किस तरह से हम लोग निर्धारित करें और क्या क्या इनको प्रिविलेज देना है और किस तरह से अपने आप को, जैसे हम लोगों का जो कम्युनिटी है डायस्पोरा इंडियन का, तो क्या क्या है उसमें 2 कारण है कि ऐसा क्यों हम लोग ये 3 टर्म जो है NRI और ये है अब देखेंगे PIO और एक है OCI। तीनों में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। एक तो हम लोगों का जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति हैं, इनका एक एक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत इमेज है। इस तरह से सुनीता विलियम्स हो गए, सलमान हो गए, कल्पना चावला हो गए। जैसे अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे सुनीता विलियम्स हो गई, UK के जो PM हैं ऋषि सुनक हैं, सुंदर पिचई हैं। तो ये ऋषि सुनक का एक फैमिली थी, बहुत पहले ही यहाँ से चली गई थी अपने इंडियन, और दूसरी जनरेशन है, लेकिन की जो मैरिज हुई है वो अपने जो इंफोसिस के चेयरमैन हैं उनकी जो डॉटर है उनके साथ। तो इसी तरीके से अपना, अब इसमें कैसे करें नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, तो इनके पास क्या क्या सुविधा होना चाहिए। तो जैसे इनके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट अपना इंडिया का रहेगा, पासपोर्ट ये कैरी कर सकते हैं, इनके पास पासपोर्ट है इंडियन का। PIO है पर्सन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि इनके पास वीज़ा नहीं है, इनके पास वीज़ा है, और उसके बाद इनके पास जीवन भर बिना वीज़ा का आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरसीज ऑफ इंडिया हो गया, ये पहले नहीं था, पहले PIO था, 2015 में इसको चेंज किया गया था, समय के हिसाब से हम लोगों ने चेंज किया था। और जब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हम लोगों ने कुछ इसको
चेंजेबल करना चाहिए, ताकि अब चूँकि अब ऐसे ही देख लीजिए कि अभी टैक्स अगर हमको लगाना है या पासपोर्ट हमको इशू करना है, ये 2 बड़े इशू हैं, और इनके नाम पे ही हम लोग अपनी डायस्पोरा को सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन से है किसी न किसी माध्यम से, और चाहे इनके एंसेस्टर पिता रहे हों, एंसेस्टर मदर हों या ग्रैंड मदर हों। सुंदर पिचाई साहब तो यहाँ भी पढ़े हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर रहते हैं। सुनीता विलियम्स का अभी फर्स्ट जनरेशन है, उनके मम्मी पापा में कोई एक यहाँ का है, बाकी कई बाहर के हैं। तो लेकिन इन लोगों ने इंडियन नियम और जो बाकी चीज़ है, ये इंडियन कल्चर है, इस तरह से वो लोग रहते हैं। तो अभी इसमें देखेंगे कि क्या क्या परिभाषा है। तो परिभाषा है NRI के लिए, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो गए, तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक हो। पासपोर्ट मैंने बताया आपको, पासपोर्ट टैक्स का एक बहुत बड़ा इसमें रूल को सेट करना कि और RBI किसको NRI मानता है, किसको PIO मानता है और किसको OCI मानता है। तो सबसे ज़रूरी है पहले जो एग्ज़ाम के पॉइंट है वो, तो भारतीय पासपोर्ट इनके पास धारक है, इनके पास पासपोर्ट धारक है। वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता है प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है, ठीक है। इनके पास इंडियन पासपोर्ट है, इनके पास जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के पास पर्सन ऑफ द इंडिया अलग, जहाँ रह रहे हैं वहाँ उसका पासपोर्ट इनके पास है। ओवरसीज ऑफ इंडियन मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जो विदेश भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। अब 2 बार अधिनियम आए थे अपने यहाँ, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, 2005 और 2015 में कुछ चेंज नहीं किया गया था, जैसे PIO को चेंज करके कुछ PIO और OCI ओवरसीज ऑफ इंडिया इसको अलग किया गया था। तो पहले तो ये हो गया कि NRI में क्या है, पासपोर्ट धारक हैं। दूसरा ये है पासपोर्ट हैं जिस देश में रहते हैं वहाँ का पासपोर्ट है, स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो या वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त हो जिसका पासपोर्ट धारक है। अब एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत किया हो, तो अगर बहुत इसमें नागरिकता की जो डेफिनेशन है, जो क्वालिफ़िकेशन है, क्या ये भारतीय नागरिक ही है, भारत में कम से कम 7 वर्षों की न्यूनतम निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। दोबारा अगर चाहें भारत में आने के लिए 7 वर्ष लगातार रहेंगे फिर आ सकते हैं। इसमें संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना हो। अब इसमें ये जो चीज़ को है, इसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है OCI में। तो अगर कल को मैचिंग आ जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स किस में लागू होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान का ही जिक्र किया गया है 1955 में, अफगानिस्तान का जिक्र नहीं किया गया है। मताधिकार का है, वोटिंग का, तो ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ये 3 चीज़ अपना ध्यान में रखना है। एक तो पासपोर्ट का, इनके पास इंडियन ही पासपोर्ट है, इन लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है। उसके बाद आपका जो वोटिंग राइट है इनके पास दे सकते हैं, और टैक्स इनके हिसाब से RBI जो इनके पास जो टैक्स है उस हिसाब से टैक्स लागू होगा, क्योंकि इन दोनों का जो टैक्स को RBI निर्धारित करता है क्या है, उसका पूरा प्रावधान पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे चूँकि अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको अभी नहीं देखेंगे। अब इसमें ये जो 5 से 11 है, तो इस 5 से 11 वाले आर्टिकल में 5 में क्या दिया गया, संविधान लागू होने के समय नागरिकता हो, ठीक है। संविधान अपना जब लागू हुआ था, अडॉप्ट किया गया, तो उस समय भारत की नागरिकता हो। पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, जो जब अपना पाकिस्तान भारत से बंटवारा हुआ था उसके बाद जो भारत में आ गए थे, तो उनको किस तरह से देखा जाए ताकि उनकी नागरिकता सुनिश्चित किया जा सके। पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। तो यह 5 से 11 है। इसमें बस देखना आर्टिकल क्या है 5 से 11 में, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अपने पास कि पार्ट 3 में है, ये सबको पता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक।
ये सबसे इसमें ज़रूरी क्या क्या है उस आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। तो एक तो केवल जो भारतीय नागरिकों को लागू होता है, केवल बोल रहा हूँ वहाँ पे एनली, तो 15, 16, 19, 29, 30 इसको याद कर लीजिएगा। 15, 16, 29, 19 और 30। अंतर क्या है तीनों में? 15 में क्या दिया गया कि जो अपना इसमें कोई भी व्यक्ति हो, उसको धर्म के नाम पे, उसकी वंश जात के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से, उसके बॉर्न प्लेस के हिसाब से आप लोग उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी जगह। आप देखे होंगे कई बार ये मुद्दा उठ रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लागू किया कि 85% हम अपने यहाँ लोकल एम्प्लॉय करेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने अगर ऐसा लॉन्च कर दिया, एमपी में, एमपी गवर्नमेंट ने इस बीच बात में उठती रहती है, तो ये अभी कंट्रोवर्शियल हो गया, तो इसको ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद 16 है, चूँकि अब ये इसमें भी देखिएगा सिटीजनशिप वाले में, चूँकि ये लोक नियोजन के अवसर में अवसर की समानता हो, तो अभी अब चूँकि OCI वाले जो हैं वो आर्टिकल 16 के अधिकार नहीं है कि कल को ओवरसीज इंडियन वाले कहें कि नहीं हम तो अप्लाई करेंगे और इस तरह से है, तो वहाँ पे चूँकि एजुकेशन लेवल बाकी चीज़ों का लेवल इस तरह है कि आसानी से वो लोग क्रैक कर सकते हैं इधर आके, या उसमें एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि व्यक्ति वहाँ से क्वालिफाइड करके वहाँ नागरिकता लेके और इधर भी आके कुछ कॉन्स्पिरेसी हो जाए। वो गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन इसको देखना यह है कि सिस्टम लागू होता है या नहीं, तो इसलिए केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है। अनुच्छेद 19 का है, तो इसमें अपनी व्यक्ति अपनी आज़ादी को उसमें दिया गया है कि एक्सप्रेस कर सकता है, और अपने जो भी समितियाँ है उसमें अधिकार, सरकारी समितियाँ बन रही है उसमें अधिकार है, वो कुछ भी अपना वक्तव्य, अपना वक्त जो स्टेटमेंट है वो रख सकता है। ये आर्टिकल 19 का है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29। तो जो भी माइनॉरिटी है, तो चूँकि माइनॉरिटी का डेफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन माइनॉरिटी शब्द का आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे उपयोग किया गया है। तो कल को अलग क्वेश्चन आ जाए मैचिंग के लिए। और उसके बाद शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो आप देख लीजिए कि जो इंडिया के लोगों के लिए अप्लाई है, तो एक तो आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। तो एक एक चीज़ है, जैसे ये विभेद नहीं कर सकते, आप अलग नहीं कर सकते धर्म, जाति और बॉर्न प्लेस। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप लोग अलाउ कर सकते हैं केवल इंडियन के लिए। 19 का एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये माइनॉरिटी के है। और ये शिक्षण संस्थानों का क्या क्या, आप शिक्षण संस्थान यहाँ पे, अब चूँकि NGO है, NGO अगर कोई करना चाह रहा है और भारत के विरुद्ध अलग है इस तरह से कि आप लोग ये उससे तुलना कर रहे हैं कि जो मिशनरी है स्कूल है वो तो अपना खोल रहे हैं, तो वो एक उसका अलग एक प्रावधान है, उसमें सारी जो सिलेबस हो इंडियन पढ़ाई जाती है। ये हो गया। अब ये है जो भारतीय OBC दोनों पे हो, जो आर्टिकल 14 है, समझ, समता और विधियों का सम्मान करना, संरक्षण करना। और उसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, उनकी संरक्षण कैसे किया जाए, अगर कुछ उनसे अपराध हो गया गलती जाने अनजाने में, तो किस तरह से उनको संरक्षण देना है। जीवन का अधिकार सबसे ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ गया। 21 दोनों का ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया 21A में, 21 और 21A, तो ये है लाइफ, राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन। इसमें 6 से लेकर 14 साल तक एज के बच्चों को एजुकेशन देना है, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं है। सोशल के विरुद्ध अधिकार है, अगर कोई आपको सोशल कर रहा है उसके विरुद्ध 23 से 24 में है। चूँकि इसमें बात सोशल की हो रही है, तो इसमें 24 वाले में आप देखेंगे जो बच्चे हैं जो माइनर एज के, तो उनको फैक्ट्रियों में अलाउ नहीं किया गया है। तो धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, यदि व्यक्ति अपने धर्म की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बातें हैं जो मोटिवेशनल है, उसको आप प्रोपगेट कर सकते हो।
तो ये अपना देखना है। तो हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या, 15 में क्या है। आप विभेद नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। चूँकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बीच में कई गवर्नमेंट ने अपने यहाँ वो करा दिया, तमिलनाडु का इशू आ गया था। और दूसरी बात है फंडामेंटल राइट में एक चीज़ ये भी है, इसको इस तरह से आप देख लीजिए। समानता का अधिकार बोल रहा है 14 से लेके 18 तक। समानता का अधिकार मतलब सब लोग, कई मामलों में हम लोग समान हैं। तो इसमें जो 14 से 18 में है, तो 14, 15, 16, 17, 18, तो 15, 16 तो केवल इंडियन के लिए है, 14 और 18 तो समानता का अधिकार में है। जो 14 वाला है, आपने देखा था कि समानता का अधिकार है, वो केवल इंडियन, भारतीय, इंडियन और नॉन इंडियन दोनों के लिए है। स्वतंत्रता का अधिकार है 1922 से। सोशल की वजह 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और ये सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हमेशा जुबान पर रहनी चाहिए। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30। तो ये है आपका। इसके अलावा DPSP है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 4 में है। और पार्ट 4 में अगर आप देखेंगे किस तरह से, एक तो अब देखिए पार्ट 4 में है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है कि एक तो 36 से लेकर 51 तक इसमें आर्टिकल में निर्धारित किया गया है क्या प्रावधान है। तो सारा तो नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ आप इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, 40 की आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। 39 C और D, जो घ देख रहे हैं और अंग देख रहे हैं, इसको C और D मान लीजिए, क्योंकि ग इसमें मिसिंग कर दिया गया। पुरुषों स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब इसका सीधा उदाहरण यह है कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम में आप देखेंगे वोमेन को वो किया गया है समान वेतन के लिए 5 प्लेयरों को। उनके जो प्लेयर हैं मेल प्लेयरों के बीच में मेन प्लेयरों के बराबर उनकी वेतन रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। 39C, पुरुषों और स्त्री के कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम लोग लॉ बनाते हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए फैक्ट्रियों में या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में कितना ड्यूटी काम करना है, क्या क्या उनकी अधिकार है, क्या क्या उनके लिए उनके जो महिलाएं हैं प्राइवेसी का क्या क्या ध्यान रखना है, अलग टॉयलेट और ये सब चीज़ें। अब उसके बाद UCC है 44, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, हमेशा हॉट टॉपिक रहा है ये। और UCC के बाद हम लोगों ने ये देख सकते हैं 50 और 51, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कोई भी नियम बनाएंगे आप, तो उस नियम का आप ये जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आप देखेंगे फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अलग कर दिया गया है, केवल ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इसको अप्लाई करता है उस पर फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसलिए आप लोग 50 का याद रखिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो आर्टिकल 51 है, ये अभी रिसेंटली हम लोगों ने कई मुद्दों पे अपने आप को तटस्थ रखा है, क्योंकि इसमें DPSP में लिखा है शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है। तो शांति तो ठीक है, लेकिन यूक्रेन में अब भारत की गवर्नमेंट कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया। तो हालांकि उन्होंने शांति का जरूर प्रस्ताव दिया था भारतीय विदेश मंत्रालय ने, इस चीज़ को देखना है। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं। DPSP है, हम लोग पार्ट 4 में हैं, 36 से लेकर 51 तक।
उसके अलावा जो हमारे पास है इंडियन ये है कि इसमें क्या क्या है। 36 से जो इम्पोर्टेंट है कि 39 पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान करके समान वेतन, जो इंडियन क्रिकेट टीम को अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ग्राम पंचायतों का गठन 40, और उसके बाद UCC है 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके बाद 50 और 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।